गर्मियों का मौसम आने से ही फूड पॉइजनिंग के केसेस में इजाफा दिखने को मिलता है, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ भी ज्यादा होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फूड पॉइजनिंग क्या होता है, उसके साइड सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके अलावा हम फूड पॉइजनिंग से किस तरीके से बच सकते हैं। तकरीबन अमेरिका में हर 6 में से एक बंदा यानी तकरीबन 48 मिलियन लोग फूड बॉर्न डिजीज यानी खाने की वजह से होने वाली बीमारियों का शिकार बनते हैं, जिसमें तकरीबन 1,28,000 लोग हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं, जिनमें से 3,000 लोगों की डेथ भी हो जाती है। फूड पॉइजनिंग बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हाजमे वाले निज़ाम में इन्फेक्शन या इरिटेशन होने लगती है जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं। बेसिकली फूड पॉइजनिंग तब होती है जब हमारी खाने या पीने वाली चीज़ों पे बैक्टीरिया, वायरसेस या पैरासाइट्स का अटैक होता है, और उसी चीज़ का जिन पे बैक्टीरिया, वायरसेस या पैरासाइट्स का अटैक हुआ होता है उन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग होती है। ये बेसिकली खाना खाने के फौरन बाद हो जाती है और बहुत सारे लोगों में ये बगैर इलाज के सही हो जाती है। बेसिकली फूड पॉइजनिंग कुछ लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, जिनमें ऐसे लोग आ जाते हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा होती है, या जो औरतें प्रेग्नेंट या हमल के साथ होती हैं, या कुछ ऐसे लोग जिनको बीमारियां होती हैं जैसे HIV, एड्स, उसके अलावा डायबिटीज़ हो गया। इन लोगों का इम्यून सिस्टम बेसिकली वीक होता है। उसके अलावा ये बच्चों में ज़्यादा नुकसानकार साबित हो सकता है जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है। तो इस कैटेगरी के कुछ लोग होते हैं जिनको फूड पॉइजनिंग की वजह से सीरियस नुकसान हो सकता है। उसके अलावा अगर हम फूड पॉइजनिंग के साइन और सिम्टम्स की बात करें तो इसमें डायरिया या लूज मोशन होने लगता है। उसके अलावा कुछ लोगों के अंदर ये ब्लड के साथ भी लूज मोशन आने लगते हैं। उसके अलावा वोमिटिंग, स्टमक एक यानी हमारे मैदे के अंदर क्रैम्प्स का पड़ना, नाजिया यानी उल्टी की बार बार फीलिंग आना, उसके अलावा सर दर्द और बुखार का आना, ये मोस्ट कॉमन साइन और सिम्टम्स या अलामत होती हैं फूड पॉइजनिंग की। अब हम बात करेंगे कि हम फूड पॉइजनिंग से किस तरीके से बच सकते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप होता है हमें खाना बनाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। उसके अलावा जिस जगह पे हम खाना बना रहे होते हैं तो उसी जगह को हमें खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद साफ़ करना चाहिए, क्योंकि खाना बनाने के बाद जो है उस जगह पे जर्म्स वगैरह रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बने हुए खानों की चीज़ों में और मुख्तलिफ चीज़ों में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कटिंग बोर्ड्स पे कुछ सब्जियां काट रहे होते हैं, फ्रूट काट रहे होते हैं या गोश्त काट रहे होते हैं, तो हमें खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद उस कटिंग बोर्ड को साफ़ कर देना चाहिए। नंबर दूसरा स्टेप होता है सेपरेशन, यानी हमारे खानों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें दूसरे खानों से अलग रखना चाहिए, जैसे गोश्त हो गया, चिकन हो गई, अंडे हो गए, उसके अलावा सी फूड जिसके अंदर मछली आ जाती है। तो हमें कोशिश करके स्पेशली गर्मियों के मौसम में इन चीज़ों को फ्रूट्स और सब्जियों से अलग रखना चाहिए। नंबर तीसरा तरीका होता है हमें अपने खानों को थारोली कुक करना चाहिए। हमें कोशिश करके अपने खानों को सही से और थारोली पकाना चाहिए ताकि उन खानों के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और दूसरे जर्म्स खत्म हो जाए। नंबर चौथा स्टेप होता है हमारे यहाँ जो बचा हुआ खाना होता है हमें कोशिश करके 2 घंटों के अंदर उसे फ्रिज के अंदर स्टोर कर देना चाहिए, और फ्रिज का टेम्परेचर कोशिश करके 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। यार इसका मतलब ये हुआ कि हम जो घरों में खाना बनाते हैं हमें कोशिश करके 2 घंटों के अंदर हमें अपने हिस्से का खाना चाहिए। बाकी जो बचा हुआ खाना होता है हमें कोशिश करके 2 घंटे से पहले फ्रिज के अंदर स्टोर कर देना चाहिए ताकि वो ख़राब होने से बच जाए। सो इसी तरीके से ये 4 सिंपल स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करके आप फूड बॉर्न डिजीज़ेज या फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे खाने होते हैं जिससे फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर मैं इन खानों की बात करूं तो उनमें रॉ मीट यानी कच्चा गोश्त जो कि मुर्गी का होता है या बकरे का होता है, उसके अलावा रॉ एग यानी कच्चा अंडा, उसके अलावा सी फूड्स, उसके अलावा अनपास्चराइज्ड या रॉ मिल्क जो कि हमें फ्रेश गाय के दूध से मिल रहा होता है। सो हमें कोशिश करके उसे लो टेम्परेचर पे बॉयल करके पीना चाहिए। उसके अलावा सब्जियों और फलों को बगैर धोए नहीं खाना चाहिए, बल्कि उसे सही से धो के खाना चाहिए। उसके अलावा कुछ सॉफ्ट चीज़ के एग्जाम आते हैं। सो ये कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिन्हें हमें खाते वक्त एहतियात करना चाहिए। उसके अलावा अगर हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें कोशिश करके अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, यानी फूड पॉइजनिंग होने से हमें वोमिटिंग और डायरिया होता है, जिसकी वजह से हमारा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और कुछ ऐसे फूड्स का इंतखाब करना चाहिए जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, जिसमें स्ट्रॉबेरीज, कोकोनट वाटर, उसके अलावा खरबूज या तरबूज के कुछ टाइप होते हैं। उसके अलावा हम स्पोर्ट्स ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा अगर हमारी डिहाइड्रेशन फिर भी ख़त्म नहीं होती तो हमें IV ड्रिप्स का इस्तेमाल करना चाहिए अपने डॉक्टर्स की तजवीज़ के बाद। उसके अलावा हमें कोशिश करके प्रॉपर तरीके से रेस्ट लेना चाहिए। अगर हमें कोई भी बीमारी होती है या इन्फेक्शन होता है उससे फाइट करने के लिए ज़रूरी होता है कि हमें अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए ताकि हमारी बॉडी अच्छे तरीके से उस इन्फेक्शन से फाइट कर सके। और आखिर में हमें कोशिश करके ऐसे फूड से अवॉइड करना चाहिए जो कि हमारी डिहाइड्रेशन और वोमिटिंग को बढ़ा सकते हैं। और इन फूड्स की अगर हम बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, उसके अलावा स्पाइसी चीज़ें, मीठी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, उसके अलावा कैफीन से भरपूर चीज़ें जिसके अंदर चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स आ जाता है,
सो हमें कोशिश करके कुछ अरसे के लिए ऐसे फूड से अवॉइड करना चाहिए। सो गाइस, ये थी फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मकबूल अहमद साइनिंग ऑफ।